चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? बच्चा या बच्चे। बच्चे। ये प्लूरल नाउन है, ये बच्चे हैं। इस बच्चे में मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। तो बच्चों जो कि लड़के हैं, बच्चियां जो कि लड़कियां हैं, उन दोनों के विरुद्ध होने वाले कौन से ऑफेंसेज? सेक्सुअल ऑफेंसेज। सेक्सुअल ऑफेंसेज को रोके जाने के लिए यह अधिनियम निकाला। रोके जाने के लिए फर्क क्या था? आपने देखा था कि साहब यदि सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है, अच्छा सेक्सुअल ऑफेंस के समय के साथ उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो परिसीमा है वो बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही है। पहले जब भी कभी इन सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात आ रही थी तो हम बात कर रहे थे इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 की धारा 375 से सेक्शन नंबर 377 तक, जिसको हम कहते थे यौन अपराध। क्या था सेक्शन 375 में? 375 में यौन अपराध के बारे में ये कहा गया था कि वो कोई भी जो आदमी अपराधी है, वो अपराधी क्या होगा साहब? पुरुष होगा। तो यहाँ शब्द ये नहीं लिख रखा है जो कोई व्यक्ति, ये शब्द नहीं लिखा है। क्या लिखा है? जो कोई पुरुष। लिख रखा है किसी महिला के विरुद्ध। जो महिला क्या है? इन 6 परिस्थितियों से गुजर रही है। 6 महिला का मतलब क्या है साहब? किसी भी उम्र की महिला, चाहे वो कितनी भी साल की। इस महिला का मतलब किसी भी उम्र की महिला, किसी भी उम्र की, चाहे 1 दिन की हो, चाहे 60 साल की हो, चाहे 6 साल की हो, कोई भी हो सकती है। तो अपराधी कौन था? यहाँ केवल और केवल पुरुष, और विक्टिम कौन था? महिलाएं। कौन कौन महिलाएं? यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसी महिला जिसकी सहमति के बिना, ऐसी महिला जिसने सहमति तो दे दी है मगर इच्छा के बिना, ऐसी महिला जिसने सहमति तो दे दी है मगर सहमति किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने से बचाने के लिए दी है, ऐसी महिला जिसने सहमति तो दे दी है मगर कैसे प्राप्त की गई है? धोखे से। ऐसी महिला जिसने सहमति तो दे दी है मगर विकृत चित्तता की वजह से वो सहमति देने में असमर्थ, या तो उसे दवाएं गोलियां मिलाकर कुछ दे दिया, फिर कुछ दे दिया। ऐसी महिला जो अपनी कम्युनिकेशन करने में असक्षम है, मतलब कम्युनिकेशन करने में तो हो सकता है कोई महिला थकी हुई हो, या हो सकता है कोई पागल हो, या हो सकता है कोई बोल नहीं पा रही है तो कम्युनिकेशन करने में असमर्थ। छठी, एक ऐसी महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसकी सहमति से। इसका मतलब ये हुआ है कि यदि कोई महिला 18 वर्ष से कम है और सहमति से किसी आदमी के साथ इस रिलेशन में आ रही है तो कहा जाएगा कि पुरुष के द्वारा इसके बावजूद कि महिला ने सहमति दी है, सहमति नहीं समझी जाएगी। इसके अलावा एक ऐसी महिला जो शादीशुदा है, जिसने 16 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली, नहीं 16 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है मगर 18 वर्ष की उम्र प्राप्त अभी तक नहीं की। ये बाल विवाह अपने आप में अपराध था। ये बातें हम लोगों ने देखी थी आईपीसी में, जो केवल किसके द्वारा पुरुष अपराध था? पुरुष के द्वारा, केवल महिलाओं के विरुद्ध। पोक्सो क्या कह रहे हैं बेटा? समय के साथ यौन अपराधों की परिभाषाओं का जो सर्किल है, जो सीमाओं में बंधा हुआ था, ये यौन अपराध समय के साथ बढ़ता जा रहा है। किस तरह से? जैसे कि ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ता जा रहा है। उस वक्त हम देख रहे हैं कि केवल और केवल पुरुष के द्वारा महिला के विरुद्ध ही अपराध नहीं, महिला कौन सी महिला? जो बच्ची है,
18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के विरुद्ध भी अपराध होने लगे। 18 वर्ष से कम उम्र, नंबर 1 बात, क्योंकि इंडियन पेनल कोड का नहीं, इसका पोक्सो का सबसे निम्नतम स्तर का जो अपराध है। फिर हम देखें कि केवल पुरुषों के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध ही नहीं, पुरुषों के द्वारा पुरुष बच्चों के विरुद्ध भी अपराध किए जा रहे हैं जो 18 वर्ष से कम है। अपराध क्या क्या होंगे अपन देखेंगे, केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं। एक पाश्चात्य संस्कृति ने भारतीय संस्कृति पर विपरीत प्रभाव करते हुए महिलाओं को भी इस तरह के जघन्य अपराध या फिर जघन्य कार्य करने के लिए समय के साथ मजबूर किया। क्या है, महिला पुरुष बच्चों के साथ या महिला बच्चों के साथ भी इन सारे डेफिनेशंस जो भी अपन देखने वाले हैं, जो भी सेक्सुअल ऑफेंस के डेफिनेशन देखेंगे, इन कार्यों को अंजाम देने लगे। तो सवाल हमारे सामने ये था कि साहब सेक्शन नंबर 375 केवल पुरुषों को ही दोषी ठहरा रहा था, क्या महिलाएं भी इस अपराध में दोषी होगी? तो इंडियन पेनल कोड 375 कहता है महिलाओं को 375 में ऑफेंडर नहीं बनाया जा सकता, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी भी व्यक्ति को अपराधी डिक्लेयर किया जा सकता है। अब कैसे अपराध हो रहा है साहब, अब अपन इसको देखते हैं कैसे अपराध होता है। सर एज 18 ही है सर, उसके ऊपर 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से ज्यादा है तो क्या होगा साहब? देखो यदि 18 वर्ष से ज्यादा है, सेक्शन नंबर 377 की यदि में बात करें तो उसमें लिखा है कि यदि म्यूचुअल कंसेंट से कर रहे हैं तो सेक्शन 377 का ऑफेंस नहीं है, यदि कंसेंट नहीं है तो सेक्शन 377 का ऑफेंस है अभी भी, ठीक है, अभी भी क्या दो, वो पहले भी था। अच्छा, सेक्शन 377 सुर्खियों में भी आया क्योंकि हमने उसमें देखा कि नाज फाउंडेशन वाले केस में समय के साथ क्या हुआ कि आदमी या पुरुष, महिला या पुरुष एक ही तरह के विचारधारा या फिर एक ही तरह के जेंडर वाले व्यक्ति के साथ में रहना शुरू किया, क्योंकि उन दोनों की कंसेंट थी, इस वजह से उसे उनमें शामिल नहीं करके, यदि कंसेंट नहीं है तो फिर अभी भी सेक्शन नंबर 377 और सेक्शन 377 ऑफेंस में सजा कितनी पता है आपको? कम से कम 10 साल है। हाँ, वो भी थोड़ा सा जघन्य ऑफेंस में भी शामिल है। तो सेक्शन 377 क्या कह रहे हैं उसको भी अपन बात करते हैं। देखो सेक्शन 377 इंडियन पेनल कोड का अप्राकृतिक मैथुन, क्या कह रहा साहब? अप्राकृतिक मैथुन, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवर के साथ या फिर किसी भी महिला के साथ अप्राकृतिक तरीके से या फिर पुरुष के साथ किसी भी तरह से इस संबंध में आता है, कहा जा रहा है सेक्शन नंबर 377 का ऑफेंस है। अप्राकृतिक का नाम है अपने आप में पर्याप्त है कि प्राकृतिक तरीके से नहीं करके अप्राकृतिक रूप से नेचुरल कंसेप्ट को देखते हो। आगे मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन नंबर 377 क्या कहा कि साहब सेक्शन नंबर 377 समय के साथ महिला के साथ शादीशुदा संबंध में रहने लगी, पुरुष के साथ शादीशुदा संबंध में रहने लगे। कई तरह की मूवियां भी आई है भी आजकल, आप लोगों ने देखो, मैंने एक बार बात भी की थी और एक गेट जिसको हम कहते हैं होमोसेक्सुअल, ये मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें होमोसेक्सुअलिटी वाली बात बता रहे हैं जिसमें एक पुरुष ही पुरुष के प्रति संबंध रखने का इच्छुक हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं GAYK, और एक महिला, अच्छा ये मतलब ये कोई साइंटिफिक नेम नहीं है, ये कोई व्यवहारिक नाम नहीं है, ये आम चलन में है। महिला के संबंध में हुई तो हम महिला को कह रहे हैं लेस्बियन। समय के साथ देखा कौन सी मूवी बताइए आपने? आयुष्मान खुराना की एक मूवी थी जिसमें वो महिला से शादी तो कर लेता है पर उसके साथ रह नहीं पाता, फिर एक महिला उसको और दिखती है, वो महिला एक महिला मित्र के साथ रहती है और आयुष्मान खुराना एक पुरुष मित्र के साथ में रहता है। दोनों आपस में ऐसे ही करना चाह रहे हैं कि मैं भी अपनी तरह से लाइफ सर्वाइव करूं, वो भी अपनी तरफ से लाइफ सर्वाइव करें। तो आयुष्मान खुराना की मूवी है, क्या नाम है? ये वाली तो मेरे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, लेकिन मूवी दूसरी आयुष्मान खुराना की हाँ, कुछ और स्टोरी है जिसमें वो कांस्टेबल होता है, पुलिस कांस्टेबल होता है आयुष्मान खुराना। खैर कोई बात नहीं। तो क्या पुरुष के साथ में इस तरह से व्यवहार में रहना है तो क्या इन पर सेक्शन 377 लागू होगा? तो कहा कि यदि दोनों म्यूचुअल कंसेंट से रह रहे हैं, एक, दूसरी बात दोनों की उम्र यदि 18 वर्ष से ज्यादा है, दोनों चीजें, तब तो फिर इन पर 377 लागू नहीं होगा, ना महिला पर, ना पुरुष पर। यदि ना तो कंसेंट है ना उम्र है
कंसेंट है 18 वर्ष से कम है, फिर भी सेक्शन नंबर 377 लागू हो। तो इन तरह की बातों को करते हुए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, आखिर अपन को क्या बताना चाह रहा है? आखिर हमें ये बताना है सेक्शन नंबर 3 से शुरुआत करें। देखो सेक्शन नंबर 1 तो क्या कह रहा है, संक्षिप्त नाम और विस्तार है। क्या नाम होगा? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। कब लागू हुआ था भाई? 19 जून 2012 को। कल ये मैंने तारीख देखी थी इसकी। सर फिर आपको कॉल आया था सर वापस सर का? किसका? आपने कॉल किया था पूछने के लिए? नहीं, उनका फोन नहीं आया, वो शायद किसी पर्सनैलिटी को देंगे। दूसरा, इसके अनुसार जम्मू कश्मीर के सेवाएं ये तो अपडेटेड हो गया है। जो कोई भी एक्ट होगा उन सब का एक्सटेंड कहां तक होगा? जम्मू कश्मीर शामिल है, जिसके अंदर तारीख जो फॉरवर्ड होगी केंद्र सरकार हो गया। परिभाषाएं, गुरुतर लैंगिक हमला, देखो कई सारे तरह के अपन इसमें हमला देखेंगे। हमला क्या होता है? शब्द है हमला, हमला जिसको हम कह रहे हैं असोल्ट, ASSAULT, असोल्ट। क्या होता है भाई? असोल्ट क्या होता है? असोल्ट के बाद में जो स्टेज आएगी वो आएगी क्रिमिनल यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक, क्या है ऐसा? आपराधिक बल का, आपराधिक बल का प्रयोग। देखो साहब, असोल्ट आपने क्या कहना चाहे? असोल्ट वास्तव में किसी भी शरीर को क्षति या किसी भी संपत्ति को हानि होने के पहले की स्थिति है, होने के पहले की स्थिति है। बाय कंडक्ट नहीं, जैसे ये देखो इंडियन पेनल कोड का सेक्शन नंबर 100 क्या कह रहे हैं? राइट टू प्राइवेट डिफेंस, आरपीडी है। क्या कहा इसमें? किसी भी आदमी को शरीर और संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस होगा। सेक्शन नंबर 96 यही तो है, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105। क्या कह रहा है 96? जन्म, अम्ब्रेला सेक्शन। नलिनी सेक्शन 96। सर 96 इसमें ही है क्या? हाँ बिल्कुल इसी में है। सर 95 सर यहाँ पर एक कोड हाँ 96 तो नॉर्मल बता रहा है। होने ही वाला है। ऐसी स्थिति में आ गया तो भी पोक्सो एक्ट लागू हो जाएगा, ध्यान रखना। यदि कोई पुरुष किसी महिला को, मतलब किसी बच्ची को अपने साथ में इस बहाने से उठाकर लेकर जा रहा है बाहर, और किसी एक बंद टेंट में या फिर बंद मकान के अंदर पहुंच गए और उसने अपनी आशय के अग्रसरण में कार्य करना शुरू कर दिया, यकीनन अभी तक अभी अंजाम तक नहीं पहुंचा है, असोल्ट। इसलिए ये कह रहे हैं कि साहब हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं उसका नाम है असोल्ट। कौन सा असोल्ट? पेनिट्रेशन सेक्सुअल असोल्ट एक, और दूसरा गुरुतर नहीं, सेक्सुअल असोल्ट। इसने शब्द जो इस्तेमाल किया है वो है असोल्ट, हमला। हमले का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति के आचरण से या व्यवहार, आचरण या व्यवहार से सामने वाले व्यक्ति के मन में यह भय उत्पन्न हो जाए कि उसके विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग होने ही
वाला है। ये हमला की ऐसे परिभाषा। ये हमले की परिभाषा है। और इंडियन पेनल कोड में हमला कहाँ लिखा हुआ है? एक सौ 149 के बीच से हिसाब रियोट और उसके बाद में है देखो अनलॉफुल असेंबली 141, 144, 146 रियोट, 149 है कॉमन इंटेंशन में कोई एक्ट करना, सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कोई एक्ट करना। सेक्शन नंबर 154 ए, 154 डबल ए, सेक्शन नंबर 154 बी जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी ए से अजमेर, ये सब चीजें बताई थी मैंने आपको। फिर हम सेक्शन नंबर 159 में आए थे जिसका नाम लिखा हुआ है दंगा, जिसको हम कहते हैं एफ्रेट नॉट असॉल्ट। असॉल्ट इज बैटरी, BATTER। असॉल्ट की डेफिनेशन नहीं है। कहाँ नहीं है? पता नहीं, बैटरी जो आप बोल रहे हो बैटरी की तो नहीं है, इसकी पता नहीं कहाँ है असॉल्ट सेक्शन नंबर। हाँ देखो 354 क्या है IPC का 354 महिला की लज्जा भंग, और इसमें ABCD है ABCD, ठीक है। 353 नहीं आकर 352 नहीं आकर 351, 350 और 349, ये तीन सेक्शन क्या करें? 349, 350, 351। बड़ी माइटी से देखो 351 तो है असॉल्ट, देखो ये तो फोर्स, क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट। सेक्शन 349 में दे रखी डेफिनेशन फोर्स की, क्या है? फोर्स इज इक्वल टू MA, ये फिजिक्स का डेफिनेशन है, साइंस पढ़ी किसी ने? नलिनी। फोर्स इज इक्वल टू द्रव्यमान इनटू एक्सीलरेशन, त्वरण। हाँ, फादर इज इक्वल टू मदर, MA। तो नहीं, फादर इज इक्वल टू मदर होता है ये ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मदर। फिर यदि मैं इसको हटाता हूं तो एक कॉन्सोनेंट लगता है, ये AM है। तो इसी तरह से देखते हैं। और फोर्स किसको कहते हैं? एक कोई ऐसी चीज जो किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन ला देता है। यदि वो चलित है तो रोक देता है। बताया था, चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की। डोली जा रही है, डाकुओं की टोली आई है, बंदूक डालकर उनको वही रोक दिया। एक आदमी नदी के ऊपर बैठकर आराम से मौन धारण करके ध्यान कर रहा था। एक आदमी आया और उसकी जो रस्सी थी वो रस्सी खोल दी और वो बेचारा नदी में आगे मूव कर दिया। ये सब क्या है? फोर्स आएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई थी हमारे उस समय। तो सेक्शन 349, 350, 351, 349 बल और 350 क्या बताता है? आपराधिक बल। जब कोई आदमी किसी बल को इस आशय से या ये जानकारी के साथ इस्तेमाल करता है दूसरे आदमी की सहमति के बिना कि उसके शरीर और गति में परिवर्तन कर दिया जाए। और सेक्शन नंबर 351 था असॉल्ट, जो कह रहा है हमला। हमले का मतलब कि साहब एक डोकरा जा ही रहा था और वो बच्चा, एक छोटा बच्चा था, गाना गा रहा था। डोकरे को रीस आई, चुप हो जा। डोकरे बच्चा बेचारा बेचारे सोचा किसी दूसरे को क्या होगा, बच्चा फिर भी गाना गा रहा है ये कि चलो रे डोली उठाओ कहा। तो डोगरा आया उसके पास, जब बुजुर्ग आदमी कि चुप हो रहा है नहीं हो रहा, कि मैं नहीं हो रहा, चुप जा कर ले, तुम्हें कुछ करना है। तो डोगरे ने आप देखा ना ताप देखा, मेरे को बोलता तेरा बाप ने तेरे को तमीज नहीं सिखाया, ऐसे करके ये लकड़ी उठाई और बच्चा भय से भाग गया। बच्चे को क्या एहसास हुआ? उसके विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग होने ही वाला है। तो बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा किया गया ये कार्य असॉल्ट है। आम बोलचाल की चलन में हमला उस स्थिति को कहते हैं जबकि हानि हो चुकी है, जबकि कानूनी भाषा में हानि या क्षति। हानि यदि है तो संपत्ति के बारे में, और यदि क्षति है तो शरीर। आया यार तो शरीर कहाँ खोलो उल्टा? अच्छा ये तो बता दो ये गाना कौन सी मूवी का है, फिर तो उसको बताएंगे। चलो रे डोली उठाओ कहाँ पर मैं लेकर आना चाह रहा हूँ आपका ध्यान। हमला क्या होता है, और इस डेफिनेशन में, इस एक्ट में अपराध कमिट होना नहीं, अपराध को किए जाने के लिए
परिस्थिति उत्पन्न कर देना मात्र ही अपराध को डेफिनेशन करने में क्लियर वो उसमें कवर करता है। क्लियर है? सेक्शन नंबर 354 में भी क्या हो रहा है? आईपीसी के सेक्शन 354 में महिला की सहमति के बिना उसके घूंघट को हटा दिया जाना, जिससे कि उसकी लज्जा भंग हो जाए। इस इंटेंशन से, ये जानते हुए कि साहब इसकी गरिमा को हनन होगा, या फिर इस अच्छा या तो इंटेंशन से या जानकारी दोनों, या तो इंटेंशन या नॉलेज, इंटेंशन या नॉलेज, आशय या इस जानकारी के साथ या इस आशय से यदि कोई आपको ऐसा काम कर रहा है, बल का इस्तेमाल करके महिला के कपड़े में दुपट्टे को खींच रहा है। इसी तरह से सेक्शन 354 में 4 सेक्शन थे। 354 ए बी सी डी, क्या था? डी दीपक, नलिनी सी, सी क्या था? वॉयरिज्म, बी इंटेंट टू डिस्टर्ब, इंटेंट टू डिसरोब, और ए 354 ए स्टॉकिंग इसमें 354 डी, 354 सी वोयरिज्म, 354 बी हिंदी बताओ। देखो Stalking 354 पीछा स्टॉकिंग का करना। मतलब पीछा करना, वॉयरिज्म दृश्य दृश्य रतिकता, जैसे कि महिला किसी ऐसी जगह पर कपड़े बदल रही है पर अपन ने कोई कैमरा लगाया हुआ है, या ऊपर से कोई टकटकी करके देख रहा है, या कोई महिला आराम से एक ऐसी जगह पर बैठी जहां उसे लग रहा है कि वो फ्री है और वो अपने हिसाब से काम कर सकती है। जबकि जैसे कि दृश्य मूवी देखिए आप, महिला बाथरूम में स्नान कर रही है, वो ऊपर से कैमरे से रिकॉर्ड, क्या है ये? दृश्य रतिकता है। सेक्शन नंबर 354 सी। 354 बी डिसरोब, डिसरोब का मतलब कपड़े को खींच लेना, इसी तरह से कर देना। वो महिला कोई अलग तरह के कपड़े पहन के जा रही है, उसको उठा के ऊपर कर देना, मुंह दिखा देना या फिर ऐसा कुछ। और 354 ये क्या था? सेक्सुअल हरासमेंट, है ना? अब सेक्सुअल हरासमेंट केवल और केवल महिलाओं का नहीं, बच्चों का भी होता है, वो भी अपन इसमें देखेंगे। महिलाओं का नहीं, बच्चों को भी स्टॉकिंग किया जाता है। बच्चों को छोड़ा, अभी मैं गया था यहाँ पर सरस्वती स्कूल, एक घटना बताई आप, ये कैमरा बंद। 354 डी में हमने स्टॉकिंग देख के ये सारे हमले जो कि हम 354 एबीसीडी के देखे, या फिर 354 में बच्चों की महिला की लज्जा भंग के बारे में देखा, या फिर इस तरह की सारी बातें जो हम लोग देख रहे हैं, वही बातें हम इसी एक्ट में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑफेंस का नाम है, ऑफेंस जिसको हम कह रहे हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। हटाऊं ये सब बातें, ये तो समझ में आ गई। अब पेनिट्रेटिव का मतलब क्या होता है? पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर प्रवेश करना, इसी को हम कहते हैं पेनिट्रेशन। ठीक है। अब जो हम सेक्शन नंबर 3 हम पढ़ेंगे, इसमें यही नहीं है कि कोई पुरुष किसी महिला से, या कोई पुरुष किसी पुरुष बच्चे से, या कोई महिला किसी बच्चे से, या कोई महिला अपने साथ या किसी अन्य के साथ केवल पेनिट्रेशन के उद्देश्य से ऐसा काम करे, ऐसा नहीं। इनका इंटेंशन या उद्देश्य कोई और भी हो सकता है, उसको भी हम लोग ने इसी डेफिनेशन में कवर किया है। जैसे अभी हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 3, जिस सेक्शन नंबर 3 का नाम है पेनिट्रेशन सेक्सुअल असोल्ट। सेक्शन नंबर 3 पेनिट्रेशन सेक्सुअल असोल्ट। क्या बातें बताइए, बड़ी बड़ी बातें भी अपन देख रहे हैं, बस केवल लिखा है कोई व्यक्ति इस कोई व्यक्ति में कौन शामिल है? अभी केवल पुरुष, दोनों पुरुष और महिलाएं दोनों। क्या कर रहे हैं साहब? 1 2 3 और 4, इन 4 तरीके से ए बी सी और डी क्या कर रहे हैं? कोई व्यक्ति इन 4 माध्यम से किसी बच्चे को, बच्चे में कौन है? बच्चा महिला, मेल फीमेल दोनों हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। क्या करते हैं? या तो इस बच्चे को तैयार करती है कौन? या तो कोई मतलब कोई भी व्यक्ति, ये ना व्यक्ति, या तो इसको तैयार करे कि ये बच्चा इन 4 में से दिया गया कोई काम करे, नंबर 1। या ये व्यक्ति इन बच्चे को तैयार करते हैं कि ये बच्चा इस व्यक्ति के साथ इन 4 में से कोई काम दिया गया हो करे। और नंबर 3, केवल और केवल इसी व्यक्ति के साथ नहीं, ये व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष की तरफ निर्देशित करे कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा ऐसा काम करें। तो कहा गया तीनों ही स्थिति में सेक्शन नंबर 3 में दिया गया अपराध है, जिसको हम
पेनिट्रेशन सेक्सुअल असोल्ट कर रहे हैं। शब्द यहाँ पर भी असोल्ट इस्तेमाल किया गया है बच्चों। इसका मतलब ये है कि हाव भाव, चाल चलन, व्यवहार से इस बात का मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव उत्पन्न कर देना कि उसके साथ इस तरह का ऑफेंस होने ही वाला है। सेक्शन नंबर 3 के बाद में बात हुई, सेक्शन नंबर 3 के बाद सेक्शन नंबर 4 कह रहा है कि साहब यदि कोई आदमी मतलब कोई भी व्यक्ति इस सेक्शन में दंडित हो जाता है तो क्या सजा दी जाएगी साहब? 10 वर्ष। क्या कम से कम 10 वर्ष है या अधिकतम 10 वर्ष है? फिर दोष बताएगी। सेक्शन नंबर 4 में जो सजा दी हुई है कितनी है? 10 वर्ष से कम की नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ है? ज्यादा की। इसका मतलब ये है कि किसी भी आदमी को कम से कम कितने साल की सजा मिलेगी? 10 वर्ष। मतलब यदि इसमें कोई आदमी कन्विक्ट हो गया या कोई महिला कन्विक्ट हो गई, कितने साल सजा है? कम से कम 10 वर्ष। जज साहब अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे कि साहब 8 साल दे दूं या 4 साल दे दूं या 9 साल दे दूं, नहीं, लिखा हुआ है क्या? कम से कम 10 साल। तो सेक्शन नंबर 4 कह रहे हैं कम से कम 10, जिसको हम कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं? लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, एलाइन तक। ये हो गया सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4, ठीक है। और जुर्माना भी प्लस जुर्माना। इसी को आगे क्या बताना चाहता है, ये जो सेक्शन नंबर 3 है जिसको डेफिनेशन दे दी, जो कोई आदमी इस तरह का काम करता है उसको सजाएंगे। सेक्शन नंबर 3 के बाद में 4 के बाद में सेक्शन नंबर 5 कह रहे हैं इसी जो पेनिट्रेशन सेक्सुअल असोल्ट है, इसी पेनिट्रेशन सेक्सुअल असोल्ट का एक एग्रीव्ड फॉर्म है। एग्रीव्ड का मतलब ज्यादा गंभीर, जिसको हमने कहा गुरुतर। एग्रीव्ड पेनिट्रेशन सेक्सुअल असोल्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि साहब काम तो सेक्शन नंबर, अपराध तो सेक्शन नंबर 3 में दिए गई बात का हो रहा है, कर कौन रहा है? पुलिस अधिकारी। सेक्शन नंबर 5 में दिए गए आदमियों के द्वारा। अब सेक्शन नंबर 5 में कौन कौन आदमी? जैसे कि मान लो कि पड़ोस में रहने वाले किसी मम्मी पापा ने अपनी छोटी बच्ची को कस्टडी में दे दिया उनके पड़ोस में रहने वाले किसी परिवार को, के साथ हम शादी में जा रहे हैं, बच्चे का थोड़ा ध्यान रखना यार, हम इसको ले नहीं जा पा रहे, सर्दी पड़ रही है। तो ये बच्ची किसकी कस्टडी में आ गई? अपने उन पड़ोसियों की कस्टडी में। इन पड़ोसियों की कस्टडी कैसे उत्पन्न हुई है? विश्वास के रिश्ते से। तो विश्वास के रिश्ते से उत्पन्न कस्टडी में यदि उन्हीं गार्जियन में जिनकी कस्टडी में अभी है, ऑफेंस कौन सा किया है? सेक्शन नंबर 3 का है, मगर ऑफेंस किया कौन सा, मतलब किया गया कौन सा कहलाएगा? सेक्शन नंबर 5 का। इसी तरह से कि मान लो एक 16 साल की या 13 साल की बच्ची है हॉस्पिटल में गई अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, डॉक्टर से हम क्या विश्वास करेंगे? डॉक्टर एक ऐसी ऑथोरिटी है जो विश्वास के साथ उसका इलाज करेगा, मगर डॉक्टर ने बेड इंटेंशन से सेक्शन नंबर 3 में दिए गए ऑफेंस को काम किया, अंजाम, तो फिर उसका ऑफेंस कौन सा कहलाएगा? सेक्शन नंबर 5 का। केवल सेक्शन नंबर 5 ने सेक्शन नंबर 3 की एग्रीव्ड फॉर्म को डिफाइन किया है। अब हमें ये देखना है कि ये एग्रीव्ड फॉर्म कौन कौन सी है, ठीक है ना। इनको बच्चा, ये जो सेक्शन नंबर 3 है ना, इसको गहरे से एक बार जाके आप लोग घर पे जरूर पढ़ें, जिसमें आप लोगों को पता चले कि ये जो ऑफेंस है, वो बच्चों के अगेंस्ट में जो सेक्सुअल ऑफेंस है, वो केवल और केवल पेनिट्रेशन तक लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, मतलब जैसे एक पुरुष ने एक महिला बच्चे को केवल इस तरह से पकड़ के हाथ पांव मोड़ के शरीर के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया कि सेक्शन नंबर 3 में दी गई बात का अपराध किया जा सके, हुआ नहीं। अपराध करने की शुरुआत करके बच्चे को पकड़कर उस तरह से अपने हाथ में पकड़ लिया या फिर किसी तरह से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, ऑफेंस हो चुका है। एक बार सेक्शन नंबर 3 को जाकर सब बच्चे जरूर पढ़ें। अब देखो सेक्शन नंबर 5, एग्रीव्ड पेनिट्रेशन सेक्सुअल ऑफेंस क्या कह रहा है? नंबर 1, टोटल कितने ऑफेंसेज बताए हुए हैं सेक्शन नंबर 5 में? 21 तरह के। यदि आप ABCD से शुरू हो गए तो U फॉर अम्ब्रेला पर जाके टिक रहा है, खत्म हो रहा है, और U फॉर अम्ब्रेला अल्फाबेट में 21वां अल्फाबेट। शुरू कर रहा हूं मैं सेक्शन नंबर 5 का फर्स्ट, कोई पुलिस अधिकारी। अब पुलिस अधिकारी कब पुलिस अधिकारी रहता है उसको इसने और भी ज्यादा डिफाइन किया। कब? नंबर 1, पुलिस थाना या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जबकि उसकी वहां पर नियुक्ति है।
और पुलिस अधिकारी किसी बच्चे को कस्टडी में पकड़ कर लेकर आए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और इस तरह का कार्य कर रहा है। 2, किसी थाने के परिसर में चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं है, जहां की उसकी नियुक्ति की गई प्रोविजन लैंगिक हमला करता है। केवल कस्टडी नहीं, पूरा पुलिस थाने को कवर कर दिया। तीसरा, अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा, अब इस कर्तव्य के अनुक्रम का मतलब क्या है, पुलिस अधिकारी जब जब अपनी ड्यूटी पर अपॉइंट होगा, ऐसा कहा जाएगा किसका निर्वहन कर रहा है, अपना कर्तव्य का निर्वहन। तो कर्तव्य का निर्वहन केवल पुलिस थाने में ही करेगा या बाहर भी कर सकता है, तो कर्तव्य के निर्वहन में, जबकि वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात और उसकी पहचान हो सके। मतलब कपड़े पुलिस के नहीं पहने हुए हैं, मगर पता है ये कौन है, पुलिस अधिकारी। और सेकंड कह रहा है, किसी थाने के परिसर में, चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित है या, 1 मिनट, the premises of any station house whether or not situated in the police station to which he is appointed। क्या मतलब हुआ, नगर ट्रांसपोर्ट थाने में, कोतवाली थाने में होते हैं परिसर, पुलिस थाने का परिसर ही होना चाहिए। तो पुलिस के चारों पांचों तरह की बात होगी जब जब पुलिस अधिकारी के द्वारा ऐसा किया जाएगा। ये दूसरा, जो भी सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य, भाई आर्म फोर्सेस के द्वारा भी, इसमें भी चारों बातें इसने लिखी है। पॉइंट नंबर सी, किसके द्वारा किया जा रहा है, लोक सेवक। जब कोई पब्लिक सर्वेंट के द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा है तो कहा जाएगा कि इसने सेक्शन नंबर 3 का ऑफेंस नहीं किया, सेक्शन नंबर 5 का ऑफेंस किया। आगे चल रहे हैं हम, सेक्शन 4 नंबर डी को डो क्या कह रहा है, जेल और प्रतिप्रेषण गृह के जो होते हैं ना, जिसको हम कौन से होम्स बोलते हैं, शेल्टर होम्स वगैरह, यदि उसमें हो रहा है तो उनके आगे चल रहे हैं भाई, सारे सब चीजों को देखते हुए। ई में अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। एफ में शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था, चाहे मदरसा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कुछ हो। जी, सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला। अब सामूहिक का मतलब क्या है बेटा, गैंग रेप से। गैंग रेप का मतलब क्या होता है, जब एक तरह का ही ऑफेंस, मतलब सेक्शन नंबर 375 या सेक्शन नंबर 5 के दिया गया ऑफेंस 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा उसी आशय के अग्रसरण में करने में किया गया है, तो कहा जाएगा कि क्या ऑफेंस हुआ है, गैंग रेप ऑफेंस हुआ है। इसके स्पष्टीकरण में लिख रखा है कि जो कोई भी बालक के साथ इस तरह का काम कर रहा है, सभी का आशय क्या होना चाहिए, सामान्य आशय के अग्रसरण में। और ये सामान्य आशय का अग्रसरण हमने कौन से सेक्शन में देखा, नलिनी आईपीसी सेक्शन नंबर 34। ये क्वेश्चन पूछा था अभी अपन ने कुछ दिन पहले, किससे, उसने कौन से केस का हवाला दिया था, जैनब, नहीं सॉरी, अरे वो पोस्ट ऑफिस वाला, बसेश्वर नाम, नहीं बसेश्वर नाम नहीं, पोस्ट ऑफिस, ये कोलकाता, वीरेंद्र कुमार, या इसको अपन वीरेंद्र कुमार भी पढ़ते हैं, कई जगह वीरेंद्र कुमार पढ़ते हैं। वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस स्टेट ऑफ या एम्परर, ठीक है। तो सामान्य आशय के अग्रसरण हो गया। 8वां पॉइंट पढ़ रहे हैं, यदि कोई आदमी किसी बच्चे के साथ में हथियारों के साथ में या गर्म पदार्थ के साथ में या संचालक का मतलब तेजाब के साथ में इस तरह का काम करता है, प्रयोग में लाता है। नेक्स्ट, यदि इस तरह का ऑफेंस करते हुए उसको घोर उपपत्ति कारित करता है। जैनब इंडियन पेनल कोड में घोर उपपत्ति की परिभाषा कहां बता रखी है, ग्रीवियस हर्ट। दीपक 324 323 में नहीं है, 320 कुछ फिर कितने तरह की ग्रीवियस हर्ट है, 8 तरह की ग्रीवियस हर्ट है। 8वें नंबर ग्रीवियस हर्ट क्या कह रही है नलिनी, सर एकदम एग्जैक्ट से तो नहीं आ रहा है, ये तो एकदम एग्जैक्ट ही याद रखना है, क्या कह रही है, 21 दिन तक वो सामान्य, 21 नहीं, 20 या 7, 320 का जो 20 है ना, उसी को लिखा हमने उसमें 8वें में कि 20 दिन तक सामान्य कार्यकलाप करने में असमर्थ है। हाँ, 20 दिन के बाद में वो ठीक हो गया। सर ये लाइन सभी के लिए कॉमन नहीं है या फिर सिंगल यही लाइन है, कौन सी वाली सभी, ये 20 दिन वाली कि वो अपने ऐसे ही उसको उपत हुई है कि वो 20 दिन तक अपने सामान्य कामकाज को करने में असमर्थ है और तीव्र 3 दिन तक तीव्र पीड़ा, 20 दिन तक तीव्र पीड़ा में रहा है, ये 20 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा, 20 दिन। एडमिट रहना। हाँ, क्या चीज, मतलब जरूरी है, नॉर्मली ग्रेवियस हर्ट का सेक्शन नहीं ले जाता एडमिट के, 20 दिन एडमिट रहा है। हाँ, 20 दिन यदि एडमिट रहने की बात हो जाए तो फिर ग्रीवियस हर्ट हो गया।
समझ रहे हो, और उसके बाद में चल फिर रहे हैं, ठीक है। तो ये 320 पे जुड़ा हुआ था ना, 8वां नंबर पॉइंट 20वां, इसीलिए मैंने याद करवाया आपको। आगे चलो, क्या नाम फिर दोस्त, यदि अपन इन सेक्शंस की बात करें, जैसे कि सेक्शन 320 हुआ, अभी भी सेक्शन नंबर 100 पढ़ा, 96 पढ़ा कि आईपीसी क्या है, आप बिल्कुल ऐसा मत समझना कि अब तक आईपीसी चेंज हो गई ये हो गई। आपको अभी जो अपन, अच्छा पर आपके पास तो बैरक ठीक भी नहीं है, मोबाइल पे कॉपी है, जो भी सेक्शन डिस्कस करे उस पर लिखते रहे, आईपीसी धारा 100, आईपीसी धारा 320, ऐसे ऐसे करके, है ना। चलो जे हो गया साहब, इस तरह का हमला कर रहा है, क्या हमला कर रहा है, जे का मैं फर्स्ट पढ़ रहा हूं, शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है साहब, बालक फिजिकली कमजोर हो गया। इसमें एक पॉइंट पढ़ने के लायक, एक बार पढ़ो इसको जरा मन बंद आराम से। ऐसा करके लास्ट की लाइन पढ़ रहा हूं मैं, मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थाई या स्थायी रूप से हास कर देता है। इसे अंडरलाइन करना कि शक्तियों की जो कमजोरी है वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, दोनों है। इसमें ऑप्शन आपके यही आएगा साहब कि यदि कोई अस्थायी शक्तियों का हास कर रहा है तो भी ग्रीवियस हर्टी है, मतलब ये सेक्शन नंबर 5 का ऑफेंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट करके जो बालक की मृत्यु हो जाती है, ये कहाँ पढ़ रहे हो आप लोग? और ये 4 में भी है ना, एक सेक्शन और ऐड करा हुआ है आपने, अगर वो 16 से कम वर्ष का है ना तो 20 वर्ष के। अरे मेरे पास पुराना वाला गया ना। हाँ ठीक है, कहाँ छोड़ा है मैंने? सेक्शन नंबर 4 में वो है सजा के लिए, बाद में जो 2019 के अधिनियम का नाम है सेक्सुअल ऑफेंस अमेंडमेंट एक्ट 2019। shall be punishable with the imprisonment for a 10 years which shall not be less than 20 years। shall not be less than, मैं not be less than नहीं, 20 साल से कम की नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, यह उसकी मृत्यु का जिक्र देता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, अशक्तता का लाभ उठाकर, ये क्या है साहब, के क्या है, जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक रूप से अशक्तता का लाभ उठाकर बालक पर इस तरह का ऑफेंस करता है। बीकानेर में एक केस हुआ था कि साहब एक कोई करीब 12-15 शायद कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चे था, उसकी कॉलेज एक कोई प्राइवेट कॉलेज थी, उसके पास में कोई मकान था, वहां पर एक है ना फिजिकल इनकॉम्पिटेंट वाली कोई महिला रह रही थी, उसको कन्विक्ट किया था लास्ट में, बीकानेर का ही मैटर है। तो वो बेटा क्या हुआ, उस बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने से कॉलेज के पीछे पीछे किसी रास्ते पे लेकर गया, और पता नहीं भगवान जाने किया या नहीं किया, पर उस पर एलिगेशन लग गया तो प्रूफ भी हो गया, महिला प्रेग्नेंट हो गई। मतलब यकीनन किया ही होगा उसने ये वाला ऑफेंस, पर सवाल ये है कि ये ऑफेंस उसी आदमी ने किया या नहीं किया, इसके लिए फिर उससे डीएनए की परमिशन मांगी गई थी। और फिर क्या हुआ था इसमें, आखिर में जाके हाईकोर्ट ने उसे रिलीज किया है, डीएनए की परमिशन मांगकर एबॉर्शन की छूट दी थी। अच्छा, अपन उस बात पर नहीं जा रहे, उस पर जो दावा दायर हुआ था ये था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज की सेक्शन नंबर 5 का के। एक बार जब मैंने ये पढ़ा सेक्शन नंबर 5 का के क्या है, तब फिर मेरे को अगर घर पे आकर उठाकर देखना पड़ा कि यार ये 5 का के क्या कह रहा है, तब जाकर पता चला कि इस तरह की कोई बात है। नेक्स्ट, एक से अधिक बार, नेक्स्ट 12 वर्ष से कम, इसके अलावा इसका नेक्स्ट जो एन है, कोई बालक जो रक्त, दत्तक, विवाह, संरक्षता, पोषण करने वाले नातेदार या बालक के माता पिता के घरेलू संबंध में बालक में रहने वाले ग्रस्त, कितने तरह की रिलेशनशिप डाल दी इसने, ब्लड रिलेशनशिप है, अडॉप्शन है, मैरिज है, गार्जियनशिप है, मेंटेनेंस है, और नातेदार के संबंध में यदि कोई पुरुष या फिर कोई महिला दोस्त के रूप में उसके मम्मी या पापा के घर पे रह रही है, चाहे किराएदार हो चाहे कुछ भी हो, गृहस्थी के रूप में आ रही है, मतलब किराएदार का मतलब हालांकि किराएदार ग्रस्त के रूप में नहीं आएगा, याद रखना। डोमेस्टिक वायलेंस किराएदार के द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि किराएदार उससे हाउस शेयर होल्ड में नहीं आ रहा है,
यदि मैंने किसी आदमी को मेरे घर में ही रख लिया और हम एक ही छत के नीचे खा पी रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और वो आदमी यदि इस तरह का काम कर रहा है तो ये ऑफेंस है, ठीक है। सेवा सदन, न्यासी, ये भी कोई ठीक नहीं। सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान का बालक का कोई इस तरह का प्रवेशन। और लास्ट, जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से नंगा कर देता है, कपड़े उतारता है और ऐसा करके प्रदर्शन करता है। सेक्शन नंबर 6, जाहिरी तौर पर 3 पर प्रवेशन असोल्ट था, 4 पर उसकी सजा थी, 5 में एग्रीव्ड प्रवेशन है, 6 में उसकी सजा। क्या सजा है साहब? जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं है, जो कठोर कारावास से कम नहीं। आजीवन कारावास। कहां तक एक्सटेंड की जा सकती है? आजीवन। उम्र भर के कारावास के लिए बढ़ाया जा सके। मृत्युदंड। मृत्यु वही है। आजीवन कारावास तक, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट। सेक्शन नंबर 7 कह रहा है साहब सेक्सुअल असोल्ट। अब असोल्ट क्या है भाई? ये सारी चीजें तो थी, साफ लिख रखा है पेनिट्रेशन असोल्ट। ये क्या है? केवल असोल्ट, जिसमें कि अपन गुड टच और बैड टच की अपन बात कर रहे हैं, तो ये केवल असोल्ट की परिभाषा में आ गया है। इंटेंशन कैसा होना चाहिए? जो कोई सेक्सुअल इंटेंशन के साथ में, जिसमें इंटेंशन क्या नहीं है, जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त हो, कि साहब उसका इंटेंशन केवल उस महिला को या उस महिला के द्वारा उस पुरुष को केवल और केवल छूना ही था। सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 5 तक जाना नहीं था। मतलब कि टीचर है कोई, टीचर ने किसी बच्ची को सारे बच्चों के साथ में टच कर लिया, छू लिया, बैड इंटेंशन के साथ में, तो ये यकीनी तौर पर कहा जाएगा कि सेक्शन नंबर 7 ही लागू होगा, सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 5 लागू नहीं होगा। क्योंकि वहां पर जिस तरह स्कूल में बच्चों के साथ में, तो वहां पर केवल और केवल इंटेंशन क्या हो सकता है? सेक्सुअल असोल्ट का हो सकता है, पेनिट्रेशन सेक्सुअल असोल्ट का नहीं हो सकता। और यदि कोई आदमी या फिर कोई महिला किसी बच्चे को, बात की मैंने कॉलेज वाली, वो बच्ची को लेकर गया चॉकलेट दिलवाने के हिसाब से, और अब वो कहे कि सर मेरा इंटेंशन केवल क्या था? सेक्सुअल असोल्ट था, तो क्या परिस्थिति है? ये बात बताइए कि उसका इंटेंशन केवल सेक्सुअल असोल्ट का था या पेनिट्रेशन सेक्सुअल असोल्ट का था? उसको वहां से लेके जाना सर। लेकर गया है अपने ऊपर, यहाँ पर कंधे पर डाल के, धान की बोरी नहीं लेते, ला तेरे को चॉकलेट दिला के ले जाता हूँ, और पीछे कॉलेज के पीछे किसी बंद कमरे में, ठीक है, क्या इंटेंशन कहा जाएगा उसका? पेनिट्रेशन सेक्सुअल असोल्ट था। ये केवल और केवल सेक्सुअल असोल्ट नहीं, परिस्थिति अपने आप से बता दे रही, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 7 के लिए सजा, सेक्शन नंबर 8 3 के लिए 4 में, 5 के लिए 6 में, 7 के लिए 8 में। सेम इसी तरह की बात सेक्शन नंबर 7 को आगे थोड़ा सा बढ़ाकर एग्रीव्ड सेक्सुअल असोल्ट बताया हुआ है, और सेक्शन नंबर 10 में एग्रीव्ड सेक्सुअल असोल्ट के लिए सजा कितनी होगी सर? 5 से मगर 7 वर्ष तक की हो सकेगी। इस तरह की घटना हो गई। क्या घटना हुई कि अभी ये जो मैं कोटा गया था दीपेंद्र बिंदल की शादी में, दीपेंद्र बिंदल की बहन की शादी में, उनके छोटे भाई है जो पीटीआई स्कूल में लगे हुए थे। चालू है, एक बार बंद करो। सेक्शन नंबर 10 हो गया। सेक्शन नंबर 11 सेक्सुअल हरासमेंट। क्या होता है भाई हरासमेंट? क्या होता है साहब? इस हरासमेंट की डेफिनेशन को देख रहे हैं अपन। अच्छा वैसे मतलब क्या होता है हरासमेंट? किसे करें हम? यदि अपन लैंगिक उत्पीड़न की बात नहीं करें, द्विग उत्पीड़न की बात करें, तो क्या होगा? उत्पीड़ित कौन कौन किस किस को कर सकता है? जैसे मेरी शादी में जरूर आना मूवी देखी, उसमें वो महिला क्या कहती है, उस पर कमीशन चल रहा होता है कि मैं उत्पीड़न का केस बनाऊंगी और अभी एक बार मैं कह दूंगी कि कलेक्टर साहब बार बार मुझे बुलाकर मुझे उत्पीड़ित कर रहे, मेरी बात को सुन नहीं रहे। या फिर और उत्पीड़न कहाँ कहाँ हो सकता है? जॉब में कोई भी बॉस किसी भी एम्प्लॉय का, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, काम करने का टाइम 10 घंटे ही है पर उसको 12-12 घंटे बिठा के बैठ, मतलब 10 बजे तक कहीं उसको 12-12 बजे तक बिठा रहा है, बर्डन केवल उसी को दे रहा है, उस पर एलिगेशन लगाया जा रहा है। ये क्या सब की सब क्या है? उत्पीड़न।
पति पत्नी पर और पत्नी पति पर उत्पीड़न के आरोप लगाते हैं। अरे यार तुम मेरा माथा फोड़ मत लो, तुम्हारे मेरा दिमाग खराब कर दिया, यो कर दिया वो कर दिया, फलाना लिखा होता है। ये क्या सब उत्पीड़न है। बच्चों को ज्यादा होमवर्क देकर, बच्चों को ज्यादा होमवर्क देकर टीचर के द्वारा उत्पीड़ित किया जा सकता है। पेरेंट्स नोट्स लिखकर भेजते हैं आपके द्वारा, मतलब वो अब आजकल जो डायरी है ना उसमें आपके द्वारा इस तरह से बच्चों को ज्यादा होमवर्क दिया जाना उत्पीड़न का एक आधार बनता है। क्यों नहीं आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर फिर बाद में जवाब उनका बड़ा भयंकर आता है। तो ये सब क्या है बेटा, उत्पीड़न ये सब उत्पीड़न है ना। अब इसी उत्पीड़न को जब मैं बच्चों के बारे में सेक्सुअल इंटेंशन के साथ में जोड़ दूं कि साहब मैं किसी बच्चे को या फिर कोई पुरुष किसी बच्चे को बार बार इसलिए कोई बात कह रहा है कि वो उसका फेवर मांग के उसकी कही गई बात में हाँ करता है, जबकि बच्चा ऐसा करना नहीं चाहता, किसी को मांगू पड़ रहे हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा बालक पर लैंगिक उत्पीड़न किया गया जब ऐसा व्यक्ति, नंबर एक बात लैंगिक आशय से इंटेंशन कैसा होना चाहिए, सेक्सुअल इंटेंशन होना चाहिए, से कोई शब्द कहता है। जैसे देखो क्या होता है कि अमूमन बच्चे आपस में बैठे रहते हैं या कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ने की बात करता है तो शब्द विशेष से छेड़े जाते हैं या फिर ध्वनि विशेष से। अब ये ध्वनि क्या है भाई, ओ भी ऐसे करते कि अलग अलग तरह की ध्वनि। तो ये क्या कह रहा है, कोई आदमी लैंगिक सेक्सुअल इंटेंशन के साथ में या तो कोई शब्द कह रहा है या कोई ध्वनि कर रहा है। अंग विक्षेप, अंग विक्षेप का मतलब कोई इशारा विशेष करना या कोई वस्तु या शरीर का भाग प्रदर्शित करके इस आशय के साथ करता है कि बालक के द्वारा ऐसे शब्द या ध्वनि सुनी जाए, ऐसा अंग या विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाए। तो ये काम जो किया जा रहा है ना, वो ना केवल पुरुष के द्वारा किया जा रहा है बल्कि महिला के द्वारा भी किया जा रहा है। ये ध्यान रखना। हम जब भी हम ये बात पढ़ेंगे इसकी पोक्सो 2012 की, तो जो अपराधी के द्वारा काम किया जा रहा है वो पुरुष और महिला दोनों के द्वारा, पुरुष और महिला बच्चों दोनों के विरुद्ध किया जा रहा है। ठीक है ना, आगे चल रहे हैं। मैक्स ए चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी। अच्छा, एग्जिबिट का क्या मतलब है? एग्जिबिट का मतलब किसी बच्चे को बताने के लिए कि साहब बता भाई तेरा ये बटन खोल दे, या फिर तेरे ये ऊपर कर दे, या फिर तेरी पांव की मोरी ऊपर कर दो। एग्जिबिट किए जाने के लिए साहब आपके शरीर का कोई विशेष अंग किसी व्यक्ति विशेष को या वस्तु विशेष को दिख जाए। लैंगिक आशय के इस व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी बालक को अपने शरीर या शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करने के लिए कहता है। ये कुछ भी हो सकता है ना। 3, अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए किसी प्ररूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है। ये सेम अपन वही बात पढ़ रहे हैं बेटा जो हमने इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 354A में पढ़ी थी। बात नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है कि मोबाइल चला लिया पास में, मोबाइल पे क्या चल रही है, पोर्नोग्राफी चला ली। पोर्नोग्राफी मतलब क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन की ही एक्टिविटी है जिसको हम बच्चों के सामने यदि चला दिया जाए तो बच्चा विशेष उसको काम को करने में लग जाए। तो मीडिया के माध्यम से पोर्नोग्राफी पर्पज से यदि उसको कोई मूवी वगैरह दिखा रहे हैं, आगे बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल, देखो या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया मोबाइल कंप्यूटर। अंकीय का मतलब डिजिटल का मतलब पेजर वगैरह पे कोई मैसेज भेज रहा है अनाप से। टेक्स्ट मैसेज था तो केवल टेक्स्ट मैसेज भेज रहा है, या किसी भी अन्य साधन के माध्यम से, वो ईमेल भी हो सकता है। बार बार निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क बनाता है। मतलब तुम्हारे मोबाइल नंबर मिल जाए मुझे, या फिर तुम क्या क्या कर रही हो, या किसी महिला विशेष या किसी पुरुष बच्चे विशेष की एक्टिविटी फेसबुक पर क्या कर रहा है, व्हाट्सएप पर कौन कौन से स्टेटस कर रहा है, इंस्टा पर क्या क्या शेयर कर रहा है, उस पर अनाप तरह के भद्दे कमेंट कर रहा है, या इस तरह की कोई बात करना जिससे कि उसके संपर्क में आ जाए। लास्ट, बालक के शरीर के किसी भाग या बालक के लैंगिक कृत्य में अंतर्विलित इलेक्ट्रॉनिक फिल्म या अंकीय या किसी भी अन्य रीति माध्यम से वास्तविक या बनावटी तस्वीर खींचकर मीडिया किसी भी रूप में उपयोग किए जाने की धमकी देना। क्या कह रहा है, बच्चे की फोटो क्लिक कर ली है या फिर बच्चे की बनावटी फोटो उसके पास में और उसको धमकी दी जा रही है कि मेरे साथ इस विशेष तरह का काम किया जाए, अन्यथा आपके बात को मैं क्या कर दूंगा, पॉपुलर कर दूंगा, वायरल कर दूंगा, उसको उपयोग में लाए जाने की धमकी दी जा रही है। अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक का प्रलोभन देना या उसके लिए परितोषण करना। देखो लिखा है लास्ट में, प्रलोभन देना या परितोषण करना। प्रलोभन का क्या मतलब है, स्कूल में बच्चों को कहा कि यार मैं तेरे 100 में से 100 नंबर दे दूंगा, तू मेरा ये काम कर दे। या फिर परितोषण देना, किसी महिला किसी बच्ची को या बच्चे विशेष को बारंबार इनाम दिया जा रहा है कि साहब इसे यदि मैं इसे ये इनाम दूंगा तो बच्चा है
बच्चे की मेंटलिटी क्या कि साहब ये मेरे फेवर में है तो मैं इनके फेवर में कुछ काम करता हूँ, इस तरह का काम करना। सेक्शन नंबर 12 सेक्शन नंबर 11 की सजा है। यदि कोई आदमी इस तरह से उत्पीड़ित कर रहा है किसी बच्चे को तो 3 वर्ष तक की सजा। आगे आगे सेक्शन नंबर 13 में चैप्टर नंबर 3 यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज। ये है ना, ऐसा नहीं कहा हुआ कि ये आदमी यूज करेगा या फिर ये महिला यूज करेगी, ऐसा नहीं। सेक्शन नंबर 13 में लिखा जो कोई भी आदमी ने किसी भी बच्चे के शरीर का उसके इस तरह के भोंडा प्रदर्शन मतलब बेकार प्रदर्शन को अपने एडवर्टाइजमेंट पे, अपने मोबाइलों पर, टीवी पर, टेलीग्राफ पर यदि इस तरह का चलाने का काम कर लिया तो सेक्शन नंबर 13 में किए गए अपराध में आ चुका है। क्या लिखा है, जो कोई किसी बालक का उपयोग मीडिया, अब ये सब जो कोष्टक में लिखी हुई उन सब बातों को छोड़कर आगे चल रहा हूं, मीडिया के किसी प्रारूप में लैंगिक परितोषण जिसके अंतर्गत क्या क्या है भाई, जिससे कि एक तो बालक के ऑर्गन्स को प्रदर्शित किया जा सके, नंबर 2 बालक का उपयोग वास्तविक या नकली कार्यों में किया जाना, या किसी बालक का अशोभनीय प्रदर्शन किया जाना किसी भी चीज में, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो वगैरह जो कुछ भी हो, तो ऐसा कहा जाएगा कि उसके द्वारा यही ऑफेंस किया गया है और किसी बालक का उपयोग ये। और सेक्शन नंबर 14 सेक्शन नंबर 13 का पनिशमेंट है। यदि कोई भी आदमी इस तरह का काम कर रहा है तो उसको इसी तरह की सजा है। अब सेक्शन नंबर 14 में क्या क्या लिख रखा है साहब, सेक्शन नंबर 14 में 1, 2, 3, 4 और 5। ये अभी अपन ने इसी तरह की बातें पढ़ी ना, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 11 में जो 4 अलग अलग तरह के ऑफेंस रखे। बालक के फोटो का या वीडियो में किस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, यदि सेक्शन नंबर 3 में दिए गए ऑफेंस का प्रदर्शन किया जा रहा है तो उसके लिए थोड़ी ज्यादा सजा है। सेक्शन नंबर 11 में दिए गए किसी ऑफेंस का प्रदर्शन किया जा रहा है तो उसके लिए थोड़ी कम सजा है। ये अलग अलग तरह की सजा है, कर लोगे, समझ में आया दीपक? देखो सेक्शन नंबर 14 का 2 पढ़ रहा हूं। यदि अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 3 में निर्दिष्ट किसी अपराध को काम कर रहा है, 3 क्या है, पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट है। तो पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट में जो 4 चीजें बता रखी है उनका कोई काम किसी एडवर्टाइजमेंट में लाकर कर रहा है तो कितने साल की सजा है, 10 वर्ष से कम की नहीं होगी। आगे चलो, यदि अश्लील प्रयोजन के लिए कोई काम जो धारा 5 में निर्दिष्ट है तो सजा कितनी, कठोर, हाँ 20 वर्ष, जो आजीवन कारावास तक का बात हो सकता, बस इसी तरह की बात। चले आगे, सेक्शन नंबर 15 बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य का भंडारण के लिए दंड। अब ये क्या है, सेक्शन नंबर 15 क्या है, सेक्शन नंबर 15 है कि यदि आपने स्टोरेज कर रखा है ऐसे किसी फोटो चित्रों का जिसमें बच्चे को इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। हुआ क्या था, एक संदीप करके मेरा दोस्त था और मोबाइल फोन नए नए आए थे, मुंबई से आ रहा था और प्रतिरूपण भी देखेंगे ना, उसमें भी इस तरह का स्टोरेज किया जाना अपराध है। ठीक है, अब इस पर आने, बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए दंड है। कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक की अंतर्ग्रस्त करने वाले किसी भी रूप में अश्लील साहित्य का भंडारित करता है। देखो इसमें लिखा है बेटा कि कोई व्यक्ति जो स्टोरेज किस लिए कर रहा है, कमर्शियल पर्पज से। ये कमर्शियल पर्पज लिखकर, अगर उसका नहीं था तो सर, हाँ मैं यही कहना चाह रहा था, इसने कमर्शियल पर्पज लिख के व्यक्तिगत प्रयोग से किए जाने वाले भंडारण को उसने छोटा है। मतलब यदि किसी आदमी के मोबाइल फोन पर पर्सनल इस्तेमाल के लिए इस तरह की कोई चीज पड़ी है जिसको वो कमर्शियल नहीं कर रहा है, तब फिर सेक्शन नंबर 15 हो सके इंटरप्रिटेशन इस तरह का लगेगा कि साहब ये कमर्शियल पर्पज में नहीं आ रहा, तो सर वो सामने वाले को प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ वो सामने वाले को प्रूफ करना पड़ेगा कि आप बताओ कि उसको कमर्शियल पर्पज से क्यों नहीं ले पा रहे। हो गया सेक्शन नंबर 15 तक। बात करूं सेक्शन नंबर 3 पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन नंबर 3 की सजा 4। सेक्शन नंबर 5 एग्रीव्ड पेनिट्रेशन सेक्सुअल ऑफेंस जिसकी सजा 6 में। सेक्शन नंबर 7 में बता रखा है सेक्सुअल हरासमेंट जिसकी सजा 8 में। सेक्शन नंबर 9 में बता रखा है एग्रीव्ड सेक्सुअल हरासमेंट जिसकी सजा सेक्शन नंबर 10 में। सेक्शन नंबर 11 पोर्नोग्राफी की नहीं, उत्पीड़न तो था, सेक्सुअल हरासमेंट ही तो पढ़ा था। सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है, उत्पीड़न
वो असॉल्ट है 9 में। अच्छा वो असोल्ट है, ठीक है। सेक्शन नंबर 11 सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्शन नंबर 12 सेक्सुअल हरासमेंट के लिए पनिशमेंट। 11 सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्शन नंबर 12 सेक्सुअल हरासमेंट के लिए पनिशमेंट। सेक्शन नंबर 13 अश्लील साहित्य के लिए बालकों का उपयोग। सेक्शन नंबर 14 उपयोग के लिए दंड। और सेक्शन नंबर सर एक बार वापस वो फिर अमेंड हो रहा है पूरा 15 के होगा। अच्छा 14 देखो तो अमेंड तो हो रहा है। तेरा हो गया। सेक्शन नंबर 14 नया अमेंड करके डाल दिया, जो कि अश्लील प्रयोजन के लिए ये कर रहा है। सब्स्टिट्यूटेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2019 प्रायर टू द सब्स्टिट्यूशन सेट सेक्शन। पहले ये कह रहा था 7 वर्ष हो गया। अच्छा मैं कह रहा था तभी आपको समझ में नहीं आएगा ये मैं कंफ्यूज हो रही थी। तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। जो कोई भी अश्लील प्रयोजन के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करता है वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। और दूसरे पश्चात 2 से वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष होगी। इसमें कोई एतराज नहीं है अपन को। यदि सेक्शन नंबर 13 का ऑफेंस हो गया है तो 5 वर्ष, यदि सेकंड बार वापस से कर रहा है तो 7 वर्ष। जो कि उपधारा 1 के अधीन अश्लील प्रयोजन के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करके ऐसे अश्लील कृत्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर धारा 3, 5, 7, 9 में विनिर्दिष्ट कोई अपराध करेगा वह उक्त अपराधों के लिए उपधारा 1 में उपबंधित दंड के अतिरिक्त क्रमशः 4, 6, 8, 10 से अधिक भी दंडित होगा। क्या लिखा हुआ है? ये तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अतिरिक्त सजा और होगी। कौन सी सजा होगी? एक तो सजा सेक्शन नंबर 14 में जो दे रखी है मिनिमम भी तो होगी। अब 4, 6, 8 यदि जो लिटरेचर जो पढ़ा था उसका, मतलब जो साहित्य पढ़ा हुआ था उसका, मोबाइल नहीं हो, जो वीडियोस वगैरह थे, किस तरह के काम में लिप्त था? सेक्शन नंबर 3 के काम में, तो फिर सजा सेक्शन नंबर 3 में दी गई वो भी। कौन से तरह के काम किए उसने बच्चे के साथ में? सेक्शन नंबर 5 का, तो सेक्शन नंबर 14 की सजा प्लस 5 की 6 की सजा और। समझ गए? इसी तरह की कहानी बताइए। 14 खत्म हो गया। 15 बालकों को सम्मिलित करने वाले अश्लील सामग्री का भंडारण के लिए। अच्छा 15 मेरा छोटा सा दे रखा है। कोई व्यक्ति जो बालक संबंधी, आज का लास्ट सेक्शन ही कर रहे हैं अभी वैसे 15। कोई भी व्यक्ति जो बालक संबंधी अश्लील साहित्य को साझा या पारेषित, क्या होता है अभी पारेषित क्या होता है? प्रेषण करना, भेजना, कम्युनिकेट करना, करने के आशय से किसी बालक को सम्मिलित करने वाले अश्लील सामग्री का किसी रूप से भंडारण करता है या रखता है, किंतु उसे मिटाने या नष्ट करने या ऐसे अपीत प्राधिकारी को जो विहित किया रिपोर्ट करने में असफल होता है, वह 5,000 रुपए से अन्य के जुर्माने से और दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए दशा में ऐसे जुर्माने से 10,000 से कम का नहीं होगा, दायी होगा। देखो ये इसमें मैं आपको अभी तक जो बता रहा था ना वाणिज्यिक प्रयोजन से, तो उस वाणिज्यिक प्रयोजन को भी आप हटा दो, खत्म कर दो। ये क्या कह रहा है? केवल जो कोई व्यक्ति बालक संबंधी अश्लील साहित्य को साझा करने के साहित्य से, वो वाणिज्य वाला भी है, 3 में है, थर्ड में थर्ड में नहीं चेंज हुआ है, सजा को बढ़ाया है उसने। ठीक है, पर बिना वाणिज्य, बिना कमर्शियल यूज के लिए भी तो कर दिया 15 में। हाँ। केवल और केवल शेयर करने के पर्पज से है, या फिर बालक संबंधी अश्लील साहित्य को शेयर या पारित सेंड करने के पर्पज से है। सम्मिलित अश्लील सामग्री को किसी भी रूप में भंडारण करता है, क्या लिखा? किसी भी रूप में स्टोर करता है, किसी भी फॉर्म में, तो इतने 1,000 रुपए तक का जुर्माना। ये 10,000 रुपए जो लिखा हुआ है वो संदीप से उसने ये 10,000 रुपए लिए होंगे शायद। आगे, कोई व्यक्ति जो बालक को सम्मिलित करने वाले अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजन के सिवाय जो विहित किया जाए किसी भी समय किसी भी रीति में पारेषण या प्रदर्शित या प्रचार या वितरण करता है या न्यायालय में उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करता है, वह किसी भी भांति के कारावास या न्यायालय में उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करता है, वह किसी भी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से। अच्छा इसने क्या लिखा? कुछ अक्षर में लिखा गया, एनी पर्सन हु स्टोर्स और परचेजेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड फॉर ट्रांसमिटिंग और प्रोपोगेटिंग और डिस्प्लेइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इन एनी मैनर at any time except
फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग एज में बी प्रिस्क्राइब और फॉर यूज ऑफ एविडेंस इन कोर्ट। ये दो चीजों को उसने हटाया है। उसके अलावा मतलब कि या तो कानूनी रूप से उसको एविडेंस को सिक्योर रखने के लिए प्रावधान दे रखा है कि आप इसको रोक कर रखोगे क्योंकि ये कोर्ट में एविडेंस के रूप में काम आएगा, या कोर्ट में एविडेंस दिए जाने के रूप में आप चला रहे हो, ठीक है। इन दो स्थितियों में तो छोड़ दिया है, बाकी सारी स्थितियों में इसको 3 साल तक की सजा दिया है। तीसरा, कोई भी व्यक्ति जो किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारण करता है, ये तो थे पर्सनल यूज, फर्स्ट वाला। भंडारण करता है पहली 2 सिद्धि पर किसी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माने से या दोनों से दंडित। अच्छा, वाणिज्यिक पर्पज अपन समझेंगे कैसे? कोई आदमी ने कोई सीडी ही बेच दी या पेन ड्राइव ही बेच दी उसी के नाम से जिसमें यही सारे वीडियोस अवेलेबल थे, तो जाहिर सी बात है जिस किसी भी आदमी से खरीद के लाए या जिस किसी भी कंपनी की वो सीडी है, क्या काम किया उसने? उसका कमर्शियल पर्पज से काम किया। और या फिर क्या होता है, कई सारे सिनेमा हॉल में भी ऐसे वीडियोस को चला दिया जाता है ना, तो ये भी उसका क्या पर्पज हो गया? कमर्शियल पर्पज हो गया। तो इसके लिए वो इसको स्टोरेज करना है। ऐसा करके सेक्शन नंबर 15 तक आज हम अपनी अध्ययन को विराम देंगे।